हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम बैक माय चैनल टारगेट टीचर जॉब। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट टीचर जॉब में। दोस्तों, आज हम बीएड द्वितीय वर्ष भूगोल शिक्षण के विषय में पढ़ेंगे और ये है आपका लेक्चर नंबर 21। तो दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ने से पहले हमें आपको इन्फॉर्म करना है कि आपका फर्स्ट पेपर शिक्षण के सिद्धांत एवं विधियाँ और फोर्थ पेपर जनसंख्या शिक्षा एवं पर्यावरण शिक्षा, साथ ही इतिहास शिक्षण, ये सारे यूपीएच कंप्लीट हो चुके हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी और भूगोल शिक्षण की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल पर बीएड क्लासेस के नाम से ये सारे लिंक अवेलेबल हैं, तो आपको जहां भी सुविधा हो आप वहां से अपनी स्टडी करिए। तो चलिए देखते हैं, इसमें क्वेश्चन है भूगोल शिक्षण की प्रादेशिक विधि का वर्णन कीजिए तथा इसके गुण तथा दोषों पर टिप्पणी कीजिए। ये आपके 2009 और 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसी तरह का नेक्स्ट क्वेश्चन है भूगोल शिक्षण की विभिन्न विधियां क्या हैं, उनमें से किसी एक विधि की विस्तृत व्याख्या कीजिए। ये आपके 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूगोल शिक्षण की विधियां कौन सी हैं, क्षेत्रीय एवं भ्रमण विधि के मूल सोपान, उनके गुण एवं दोषों की विवेचना कीजिए। ये आपके 2006-2013 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भूगोल शिक्षण की वाद विवाद विधि की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं। ये आपके 2007 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है भूगोल शिक्षण में भ्रमण विधि के महत्व की विवेचना कीजिए। ये आपके 2007 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्षेत्रीय विधि के संप्रत्यय की व्याख्या कीजिए। ये आपके 2012 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो दोस्तों, इस तरह से हम देखें तो भूगोल शिक्षण की जो भी विधियां हैं वो लगातार इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो दोस्तों, चलिए देखते हैं यहाँ पर भूगोल शिक्षण की विधियों के विषय में। उत्तर देखते हैं भूगोल प्राकृतिक एवं मानवीय विज्ञानों के मध्य स्थित एक महत्वपूर्ण विषय है, जिसके शिक्षण की अपनी प्रविधि है, जिसके शिक्षण की अपनी विधि है। भूगोल शिक्षण की प्रमुख विधियां निम्नलिखित है। दोस्तों, अगर हम बात करें भूगोल की, तो भूगोल प्रकृति एवं मानव विज्ञान के मध्य, चूंकि जो भूगोल होता है उसमें पृथ्वी का भी अध्ययन किया जाता है और पृथ्वी पर जो भी चीजें उपलब्ध हैं, साथ ही उससे जो मानव का संबंध है उसके विषय में अध्ययन किया जाता है। तो दोस्तों, और साथ ही साथ वहाँ का जो पृथ्वी के अंदर जो भी क्षेत्रफल, जलवायु, वर्षा, मिट्टी और साथ ही जनसंख्या, इन सभी चीज़ों का अध्ययन भूगोल के अंतर्गत किया जाता है और इसके लिए अलग अलग विधियों का प्रयोग किया जाता है। तो आज हम देखेंगे भूगोल शिक्षण की प्रमुख विधियां। इसमें प्रमुख विधियां निम्नलिखित हैं। भूगोल प्राकृतिक एवं मानवीय विज्ञानों के मध्य स्थित महत्वपूर्ण विषय है। तो यहाँ पर हम बात करें जिनके शिक्षण की अपनी प्रविधि है, तो यहाँ पर आगे हम देखें भूगोल शिक्षण की प्रमुख विधियां निम्नलिखित हैं। आगे देखते हैं, यहाँ पर नंबर 1 यहाँ पे हम देखेंगे प्रादेशिक विधि। तो प्रादेशिक विधि का श्रेय हर्बर्टसन को है। तो दोस्तों, ये नाम आप याद रखिएगा, प्रादेशिक विधि, और इसके जो श्रेय एक तरह से प्रादेशिक विधि से संबंधित जो है वो हर्बर्टसन है। इनको आप याद रखिएगा। प्रारंभ में दुनिया का विभाजन राजनीति आधार पर होता था। तो दोस्तों, इसके पहले जो दुनिया का विभाजन था वो राजनैतिक आधार पर था। यह विभाजन उपयुक्त नहीं था, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो राजनैतिक आधार था वो कहीं ना कहीं मानव निर्मित था, जिसकी वजह से भूगोल का अध्ययन करने में कठिनाई आती थी। लेकिन अगर हम बात करें प्रादेशिक विधि की, तो प्रादेशिक विधि के अंतर्गत संसार के भौगोलिक कारणों को धरातल, जलवायु, वनस्पति आदि के आधार पर बांट लिया जाता है। तो दोस्तों, प्रादेशिक जो विधि होती है उसके अंतर्गत जो संसार है उसको भौगोलिक आधार पर और साथ ही जलवायु, वनस्पति, जो भी प्रकृति के द्वारा निर्मित चीजें हैं, जलवायु, वनस्पति, वर्षा, मिट्टी, इन सब के आधार पर इसको प्रादेशिक आधार कहते हैं, के आधार पर भूगोल का अध्ययन किया जाता है। पुनः इसी प्रकार विश्व तथा देश के किसी भी भाग का प्राकृतिक आधार पर विभाजन किया जा सकता है। और अगर हम बात करें प्राकृतिक आधार पर, अगर हम बात करें तो प्राकृतिक आधार पर जो
पूरा विश्व है, इस तरह से पूरे विश्व के विषय में अध्ययन किया जा सकता है प्राकृतिक आधार पर बांटकर कि अलग अलग विश्व के अलग अलग क्षेत्रों की जलवायु अलग अलग है, मिट्टी अलग अलग है, वर्षा, खनिज संपदा, ये सारी चीज़ें अलग हैं। तो एक तरह से ये आधार बनाकर विश्व के किसी भी भाग का अध्ययन किया जा सकता है। आगे हम देखें, इस विधि में पहले स्थिति प्राकृतिक बनावट, धरातल तथा प्राकृतिक दशा, जल का बहाव, ढाल आदि का अध्ययन करते हैं। तो दोस्तों जो प्राकृतिक बनावट के आधार पर अध्ययन किया जाता है उसमें सबसे पहले किस चीज़ पे अध्ययन किया जाता है, जो प्राकृतिक बनावट है, बनावट के आधार पर, और धरातल तथा प्राकृतिक दशा, जो भी प्राकृतिक दशाएं हैं जिसमें वर्षा, जल, मिट्टी, जलवायु, ये सारी चीज़ें आती हैं, तो इन सबको आधार बना करके ही, और साथ ही वहाँ के जल का जो बहाव है, जो ढाल है, एक तरह से जो नदियाँ या फिर हम कह सकते हैं इससे संबंधित जो भी नहरें, ये सारी चीज़ें जो जिनका बहाव जिस तरफ से, उसी के आधार पर ही उनका अध्ययन किया जाता है। तत्पश्चात जलवायु, सूर्य के ताप, वायु भार, हवाओं की दशा आदि के विषय में अध्ययन करते हैं। तो दोस्तों जब आप भूगोल का, चूँकि आप एक अध्यापक हैं तो आपको विश्व के भूगोल के विषय में तो पता ही होगा कि जब आप हवाएं पढ़ते हैं तो पूरे, जब भी आपके शिक्षक ने आपको पढ़ाया होगा तो जो ग्लोब होता है उसमें आप देखेंगे उत्तरी ध्रुव की हवाएं, दक्षिणी ध्रुव की हवाएं एक दूसरे के अपोजिट चलती हैं, और कहीं ना कहीं ये हवाएं आपको प्राकृतिक आधार पर देखने को मिलेंगी कि किस तरह से जो विश्व के मानचित्र पर किस तरह से जो हवाएं चलती हैं वो प्राकृतिक आधार पर उसका अध्ययन किया जाता है, प्राकृतिक आधार बना करके। क्योंकि दोस्तों सिमिलरिटी देखी जाती है कि उत्तरी ध्रुव पर क्या सिमिलरिटी है दक्षिणी ध्रुव से, और क्या क्या चीज़ें समान हैं उत्तरी ध्रुव पर, दक्षिणी ध्रुव पर। तो एक तरह से ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं, और इसी के आधार पर भौगोलिक क्षेत्र का अध्ययन किया जाता है। तो भौगोलिक वातावरण के प्राकृतिक अंगों को समझने के पश्चात हम प्रदेश के मानवीय भूगोल के विषय में ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों एक तरह से जब किसी भी पर्टिकुलर एरिया की बात अगर हम करें तो सबसे पहले उसके भौगोलिक क्षेत्र के विषय में समझा जाता है, फिर उसके बाद वहाँ के भूगोल विषय का अध्ययन किया जाता है, उससे संबंधित मनुष्य के द्वारा की हुई कृषि, पशुपालन, उद्योग, व्यवसाय का अध्ययन भी पर्याप्त महत्व का है। तो दोस्तों यहाँ पर हम बात करें जो भौगोलिक दशाएं होती हैं उसी दशाओं के आधार पर ही वहाँ की कृषि आधारित होती है, व्यवसाय आधारित होता है, उद्योग धंधे आधारित होते हैं। तो दोस्तों अगर हम बात करें आज यूपी की, तो यूपी में गन्ने की पैदावार अधिक है, गेहूं की पैदावार अधिक है, क्योंकि यहाँ के लिए वो भौगोलिक दशाएं उपलब्ध है, जो भौगोलिक दशाएं उसकी पैदावार के लिए होनी चाहिए, और उसी के आधार पर यहाँ पर गन्ने के मिल भी हैं जिससे शुगर बनता है। तो एक तरह से जो भौगोलिक दशाएं उसके आधार पर व्यवसाय का भी निर्माण होता है, उद्योग धंधों का भी विकास होता है। यातायात के साधन, यहाँ पर हम देखें यातायात के साधन, कस्बों की स्थिति, बंदरगाह आदि का अध्ययन इसमें किया जाता है। तो दोस्तों जो भी यातायात के साधन है, जहाँ पे पहाड़ी इलाका है वहाँ पर किस तरह से लोग यातायात का साधन प्रयोग करते हैं, जहाँ पर अधिक पहाड़ हैं वहाँ पे लोग घोड़े, खच्चर का प्रयोग करते हैं, और साथ ही जहाँ पे समतल जमीन है वहाँ पे लोग साधन के रूप में मोटर गाड़ी का प्रयोग करते हैं। लेकिन जहाँ पर नदियाँ अधिक हैं या फिर नौका वाहन का प्रयोग कर सकते हैं, या फिर हम बात करें जहाँ पर समतल मैदान है वहाँ पर रेल यात्राएं भी होती हैं। तो एक तरह से प्राकृतिक दशाओं के आधार पर ही यातायात का साधन भी निर्भर करता है कि किस तरह के वहाँ के यातायात के साधन होंगे। और यहाँ पर हम बात करें बंदरगाह आदि का अध्ययन भी इसी के अंतर्गत किया जाता है। तो दोस्तों भौगोलिक स्थिति जो होती है, जो प्रादेशिक स्थिति होती है, वो एक तरह से प्रकृति पर आधारित होती है। जो प्राकृतिक दशाएं होती है, जो भौगोलिक दशाएं होती हैं, उसी के आधार पर ही। तो दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करें बंदरगाह की, तो बंदरगाह भी भौगोलिक स्थिति के अंतर्गत ही आएगा कि जहाँ पर उस तरह का प्राकृतिक दशाएं होंगी, एक तरह से वहाँ पे समुद्र की स्थिति नज़दीक होगी तो वहाँ पे बंदरगाह भी होंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब हम आगे देखते हैं यहाँ पर प्रादेशिक विधि से लाभ।
तो दोस्तों यहाँ पर जो अध्ययन होगा, क्योंकि प्रकृति के आधार पर जो भी चीज़ें उपलब्ध होंगी तो उस आधार को बना करके ही प्रादेशिक आधार पर वो सारी चीज़ें अध्ययन में की जाती हैं, भूगोल के अंदर अध्ययन के अंतर्गत उसको रखा जाता है। तो अब हम देखते हैं, यहाँ पे हम देख रहे थे प्रादेशिक विधि। तो जो भौगोलिक दशाएं होती है वो उस दशाओं के अंतर्गत जो भी क्षेत्र आते हैं वो एक प्रादेशिक क्षेत्र के अंतर्गत उनको रखा जाता है, और उसी को आधार बनाकर ही वहाँ की जो भी कृषि है या पशुपालन या हम कह सकते हैं जो भी व्यवसाय हैं, ये सारी चीज़ें निर्भर करती हैं। और साथ ही यहाँ पे यातायात के साधन भी उसी प्राकृतिक दशाएं होती हैं उस प्रादेशिक के क्षेत्र के अंतर्गत उस पे निर्भर करती हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पे प्रादेशिक विधि से लाभ। यहाँ पे देखते हैं पहला पॉइंट है, प्रादेशिक विभाजन वैज्ञानिक आधार पर है, अतः अस्थायी है, यह राजनीतिक विभाजन की तरह बदलता नहीं है। तो दोस्तों इसके पहले जब भूगोल का अध्ययन किया जाता था तो वो राजनीतिक आधार पर होता था, जो कि एक तरह से मानव निर्मित था। तो कहीं ना कहीं उसमें बदलाव होना लाजमी था। लेकिन अगर हम बात करें प्रादेशिक विभाजन की, तो कहीं ना कहीं जो प्रकृति के द्वारा चीज़ें बनाई गई हैं, जिसमें वर्षा जल, मिट्टी, जलवायु, ये सारी चीज़ें आती हैं, और साथ ही वहाँ के जो भी खनिज संपदा है, तो जो भी पृथ्वी के ऊपर जो भी खनिज संपदा और खनिज तेल, ये सारी चीज़ें हैं, तो एक तरह से इसके आधार पर अगर विभाजन हो रहा है प्रादेशिक के आधार पे, तो कहीं ना कहीं वो जो आधार है वो चेंज भी नहीं होगा, और एक तरह से उसका जो अध्ययन करना वो आसान होगा और अस्थायी भी है अपेक्षाकृत राजनीतिक विभाजन की। तो एक तरह से ये इसका लाभ हो जाता है कि जो प्रकृति के द्वारा बनाई गई चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं बदलती नहीं है, जिसकी वजह से उसका अध्ययन करना आसान होता है प्राकृतिक क्षेत्र के आधार पे, और साथ ही वहाँ की जो भी जलवायु है, जो भी मिट्टी है, जो वर्षा, खनिज, ये सारी चीज़ें उसके आधार पर। क्योंकि दोस्तों अगर हम बात करें किसी भी, यहाँ पर आपको उदाहरण दें कि जो चाय की खेती होती है, चाय की खेती के लिए जो मिट्टी होनी चाहिए वो ढलान वाली होनी चाहिए, जहाँ पे पहाड़ी एरिया होना चाहिए, और साथ ही वहाँ की जो वर्षा होनी चाहिए वो 200 सेंटीमीटर तक होनी चाहिए। तो एक तरह से वो हमारे, अगर हम बात करें यूपी की, तो वो सारी चीज़ें यूपी में उसे उपलब्ध नहीं होंगी उस फसल के लिए, उस चाय बागान के लिए। तो यही रीज़न है कि प्रत्येक क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति अलग है, भौगोलिक दशाएं अलग हैं, और उस पर्टिकुलर उपज की बात अगर हम करें तो उसके लिए वो सारी दशाएं यूपी में उपलब्ध नहीं है, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें हम चाय की खेती वगैरह यहाँ नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ वहाँ पे अगर हम बात करें तो वहाँ पे ये जो भी हम अनाज यहाँ उपजाते हैं वहाँ नहीं उपजा सकते, क्योंकि भौगोलिक दशाएं अलग अलग हैं, उनके लिए अलग अलग एटमॉस्फेयर की आवश्यकता है, अलग अलग भौगोलिक सुविधाओं की आवश्यकता है। तो दोस्तों ये आपका एक तरह से भौगोलिक सुविधाओं के आधार पर ही और प्रादेशिक विभाजन आधार पर ही भूगोल का अध्ययन करना आसान होता है। यह आपका प्रादेशिक विधि के लाभ हो गए पहला। अब हम देखें नंबर 2 पे, इसमें मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का पालन किया जाता है, यथा प्रश्न ज्ञात से अतृप्त की ओर, सरल से कठिन की ओर आदि आधारों पर किए जाते हैं। तो दोस्तों एक तरह से यहाँ पे जो प्रादेशिक विधि के अंतर्गत अगर हम बात करें तो एक तरह से इसका जो आधार होता है वो मनोवैज्ञानिक होता है, कहीं ना कहीं उसमें तर्क छिपा होता है कि क्यों प्रादेशिक आधार पर भूगोल का अध्ययन करना आसान है, क्योंकि प्रत्येक प्रादेशिक क्षेत्र की विशेषता अलग अलग होती है और उसी के आधार पर अध्ययन करना आसान हो जाता है, जिसमें मनोवैज्ञानिक तर्क छिपे होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम बात करें, और साथ ही यहाँ पे सरल से कठिन की ओर समझाना छात्रों को आसान होता है, एक तरह से यही आधार बनाकर ही छात्रों को शिक्षक समझाता है। यहाँ पर नंबर 3 पॉइंट देखें, इसमें किसी प्रदेश के निवासियों के जीवन के विषय में उनकी भौगोलिक पृष्ठभूमि का अध्ययन करने पहले ही कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम बात करें जो प्रादेशिक क्षेत्र होता है, क्योंकि दोस्तों प्रादेशिक क्षेत्र पर्टिकुलर भौगोलिक दशाओं से संबंधित है, मिट्टी और जलवायु और साथ ही वर्षा, खनिज, इन सब चीज़ों से संबंधित है। तो जब वहाँ के अनुकूल जो
व्यक्ति हैं वो सारे होंगे। तो एक तरह से यहाँ पर हम बात करें भौगोलिक दशाएं जो होंगी उसी दशाओं के अनुकूल ही मानव जीवन संभव होगा। तो एक तरह से भौगोलिक दशाएं जब उपलब्ध होंगी तभी मानव वहाँ पर निवास कर पाएंगे, जो अनुकूल दशाएं होंगी। तो अगर भौगोलिक दशाओं के विषय में अध्ययन हो गया है, एक तरह से प्रादेशिक विधि के लाभ के विषय में अगर हम बात करें तो वहाँ के मानव जीवन का अध्ययन करना आसान हो जाता है। क्योंकि दोस्तों अगर हम बात करें अपने यहाँ की, तो अपने यहाँ जो भौगोलिक दशाएं हैं वो कहीं ना कहीं यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा पहाड़, यहाँ पे हमें पहाड़ देखने को नहीं मिलेंगे। बहुत ही कम क्षेत्र ऐसे हैं अपने यूपी के जहाँ पे पहाड़ी इलाका है, और साथ ही यहाँ पे समतल मैदान है जो यहाँ की कृषि के लिए उपयुक्त है। यहाँ की नदियाँ और जो साथ ही यहाँ की जो मिट्टी है वो उपजाऊ है। तो एक तरह से यहाँ के जो भी उत्पादन है, जो भी उत्पादक अनाज है वो कहीं ना कहीं यहाँ की मिट्टी, यहाँ की जलवायु के लिए उपयुक्त हैं, और उसी के आधार पर ही यहाँ पे सबसे ज़्यादा जनसंख्या निवास करती है। क्योंकि यहाँ पे उपयुक्त जलवायु मिल रही है लोगों को रहने के लिए, लोगों के लिए व्यवसाय भी मिल रहे हैं। तो एक तरह से जो भौगोलिक दशाएं हैं उसी के आधार पर मानव जीवन संभव होता है। तो एक तरह से अगर प्रादेशिक आधार पर पहले भौगोलिक दशाएं अध्ययन कर लेते हैं भूगोल शिक्षक के माध्यम से छात्र, तो वहाँ के लोगों के जीवन के विषय में अध्ययन कराना शिक्षक के लिए आसान हो जाता है। अब हम देखें नंबर 4 पॉइंट, यह विधि वैज्ञानिक पद्धति का अनुसरण करती है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं इस विधि के माध्यम से अगर हम देखें तो जो भी विचार प्रस्तुत किए जाते हैं वो कहीं ना कहीं तर्क से संबंधित होते हैं, वैज्ञानिकता पर आधारित होते हैं, और उसी के आधार पर ही मानव का जीवन किस तरह का है, भौगोलिक दशाएं किस तरह का है, ये सारी चीज़ें डिटेल में बताई जाती हैं। दोस्तों यहाँ पर आपका 4 पॉइंट हो चुका है। अब हम देखें नंबर 5 पॉइंट और 6 पॉइंट। तो 5 पॉइंट है, इस विधि का अनुकरण करने से शिक्षक तथा छात्रों के समय तथा शक्ति की बचत होती है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं इस विधि के माध्यम से, अगर प्रादेशिक विधि के माध्यम से शिक्षक अपने छात्रों को अध्ययन करवाता है तो कहीं ना कहीं इसमें शिक्षक के भी समय की बचत है और छात्रों के भी समय की बचत है। क्योंकि दोस्तों जब एक शिक्षक प्रादेशिक आधार पर भूगोल विषय का अध्ययन करता है तो कहीं ना कहीं यहाँ पर सबसे पहले शिक्षक वहाँ की भौगोलिक दशाओं के विषय में बताएगा, फिर उस भौगोलिक दशाओं को आधार बनाकर ही मानव जीवन का जो जीवन स्तर है, मानव का जो जीवन स्तर है, यहाँ पर बात करें जो भौगोलिक दशाएं उसी के आधार पर ही मानव जीवन संभव होता है। तो एक तरह से वहाँ की जो भौगोलिक दशाएं हैं वहाँ की कृषि से संबंधित, वहाँ के व्यवसाय से संबंधित, और साथ ही पशुपालन, ये सारी चीज़ें जो आती हैं उसके आधार पर ही मानव जीवन संभव होता है। तो एक तरह से अगर वहाँ के भौगोलिक दशाओं का अध्ययन छात्र कर लेता है प्रादेशिक विधि के अंतर्गत, तो कहीं ना कहीं शिक्षक को जब छात्र भौगोलिक दशाओं के विषय में ज्ञान प्राप्त कर लेता है तो मानव जीवन के विषय में ज्ञान प्राप्त कराना आसान हो जाता है। अब हम देखें नंबर 6 पॉइंट, इस विधि में व्यक्तिगत अध्ययन और कार्य के लिए पर्याप्त क्षेत्र हैं। व्यक्तिगत कार्य के लिए पर्याप्त क्षेत्र हैं। तो दोस्तों एक तरह से ये जो विधि है प्रादेशिक विधि, इसमें व्यक्तिगत अध्ययन, प्रत्येक व्यक्ति के विषय में अध्ययन करना और साथ ही उससे संबंधित जो भी कार्य हैं उसके लिए पर्याप्त क्षेत्र होते हैं। पर्याप्त क्षेत्र से संबंधित ये है क्योंकि जो भौगोलिक दशाएं हैं उसी भौगोलिक दशाओं के अनुकूल ही वहाँ के निवासी होंगे, वहाँ पे मनुष्य निवास करेंगे। तो अगर भौगोलिक दशाएं अनुकूल हैं तो वहाँ पे जो मनुष्य होंगे वो भी अधिक होंगे, और साथ ही उनके लिए अधिक व्यवसाय होगा, अधिक रोजगार होंगे, और साथ ही वो जो भी कार्य करना चाहेंगे वो कर पाएंगे क्योंकि वहाँ के लिए उनकी भौगोलिक दशाएं अनुकूल हैं। वो कृषि करना चाहें कर सकते हैं, व्यवसाय करना चाहें कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर प्रादेशिक विधि के अंतर्गत हमने ये सब चीज़ें देखी और उसके लाभ भी देखे। अब हम आगे देखते हैं इसके दोष क्या हैं। यहाँ पर हम देखें नंबर 1 पर,
प्राकृतिक प्रदेशों की सीमा निश्चित नहीं की जा सकती है। तो दोस्तों यहाँ पे ये पहला दोष क्या आ जाता है, जो प्राकृतिक प्रदेश होते हैं उसकी सीमा निश्चित करना थोड़ा सा कठिन हो जाता है, क्योंकि पर्टिकुलर एरिया उसमें निर्धारित नहीं होता। कुछ क्षेत्रों पर बहुत जो जलवायु होता है, एक तरह से जो प्रादेशिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, उसमें अगर हम बात करें तो उससे सटा जो एरिया होता है वहाँ पर बिल्कुल सीमा निर्धारित करना काफ़ी कठिन कार्य हो जाता है। तो ये इसका दोष हो जाता है। नंबर 2 पर हम देखें, छात्र इस विधि में अधिक रुचि नहीं लेते हैं। तो दोस्तों जो प्रादेशिक विधि होती है इसमें छात्र अधिक रुचि नहीं लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक साथ मानव जीवन और साथ ही जो भी प्राकृतिक विशेषताएं हैं जिसमें जलवायु, वर्षा, मिट्टी, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो एक तरह से यहाँ पर कहीं ना कहीं छात्रों को काफ़ी चीज़ों का अध्ययन करना पड़ता है। तो एक तरह से यहाँ पे रुचि लेना उनके लिए थोड़ा सा कठिन हो जाता है। यहाँ पर हम देखें नंबर 3 पॉइंट पर, भौगोलिक विषय वस्तु की कभी कभी पुनरावृत्ति हो जाती है। तो दोस्तों यहाँ पे जो भौगोलिक विषय है, क्योंकि सब एक दूसरे से संबंधित है, तो कभी ना कभी पुनरावृत्ति होती ही है। और नंबर 4 पर हम देखें, प्राकृतिक प्रदेशों को बांटना आसान कार्य नहीं है। तो प्राकृतिक प्रदेश जो है इन्हें डिवाइड करना काफ़ी मुश्किल कार्य है, क्योंकि अलग अलग यहाँ पे अलग अलग क्षेत्रों की अलग अलग प्राकृतिक दशाएं हैं। तो उसके आधार पर प्राकृतिक प्रदेशों को बांटना काफ़ी कठिन कार्य है। तो दोस्तों अब हमने देखा प्रादेशिक विधि, अब हम देखेंगे यहाँ पर भ्रमण विधि। दूसरा पॉइंट है, इसमें भूगोल शिक्षण के जो भी अध्ययन है उसके लिए कौन कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है उसके विषय में हम देख रहे हैं। तो पहला हमने देखा था प्रादेशिक विधि, अब हम देख रहे हैं भ्रमण विधि। तो भ्रमण विधि के अंतर्गत देखते हैं, निरीक्षणात्मक विधि का ही विस्तृत रूप होता है भ्रमणात्मक विधि। तो दोस्तों जो निरीक्षण विधि है उसी का ही एक विस्तृत रूप है भ्रमण विधि। इसमें विद्यार्थियों को कक्षा कक्ष से बाहर ले जाकर भूगोल का अध्ययन कराया जाता है। छात्र प्रकृति के संपर्क में आते हैं और वस्तुओं को क्रमिकता के आवरण से रहित स्वाभाविक रूप से देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे अगर जो भ्रमण विधि है इसमें शिक्षक अपने छात्रों को प्रत्यक्ष रूप से उन प्राकृतिक जो भी क्षेत्र हैं उसके विषय में बताता है, उसके विषय में भ्रमण भी कराता है। तो जिससे कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष रूप से छात्र उसके विषय में अधिगम करते हैं। अध्यापक तथा छात्र वास्तविकता से सीधा संपर्क स्थापित कर ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो जिस भी क्षेत्र का अध्ययन किया जाता है उसमें प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है भ्रमण विधि के माध्यम से। छात्रों में रुचि, आयु और शिक्षा स्तरों का ध्यान रखकर वास्तविक ज्ञान प्राप्त कराने में इस विधि का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो शिक्षक है वो अपने छात्रों की रुचि का भी ध्यान रखता है, आयु और उनके स्तर के हिसाब से उन्हें जो भी ज्ञान प्रदान किया जाता है वो वास्तविक ज्ञान होता है और साथ ही वो उनके लिए काफ़ी उपयोगी होता है। और इस विधि से एक तरह से भ्रमण विधि से छात्रों में प्रत्यक्ष रूप से अधिगम करवाए जाते हैं। तो दोस्तों आगे हम देखें, इस विधि में प्रारंभिक कक्षाओं में स्कूल के समीपवर्ती स्थानीय दशाओं का निरीक्षण किया जाता है। तो जो भी स्कूल के बहुत ही नज़दीक क्षेत्र होते हैं, स्थानीय क्षेत्र जिन्हें हम कहें, उन वहाँ की दशाओं के विषय में छात्र प्रत्यक्ष रूप से देखते हैं अपने शिक्षक के माध्यम से, क्योंकि वहाँ पे अधिगम भी करते हैं अपने शिक्षक के माध्यम से। मौसम, भूमि माप, यातायात, सड़क, बाजार आदि के आसपास रहने वाले लोगों के उद्यम के विषय में अध्ययन किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर शिक्षक प्रत्यक्ष रूप से बताता है कि जो भी वहाँ के मौसम है, जो भी वहाँ की भूमि यानी कि मिट्टी है, जो भी वहाँ का तापमान, जो भी वर्षा है और साथ ही वहाँ पे जो भी यातायात उपलब्ध है उसके विषय में, जो भी सड़क हैं, जो भी बाजार हैं और साथ ही आसपास के रहने वाले जो उससे संबंधित उद्यमी हैं, एक तरह से जो बाजार के लिए सामान उपलब्ध कराते हैं। तो किस तरह से ये सारी चीज़ें एक दूसरे से कनेक्ट होती हैं, भौगोलिक दशाओं पर आधारित होती है। शिक्षक इस विषय का ज्ञान कराता है। आधे तथा पूरे दिन की यात्रा में फसलों, कारखानों, नदी, रेलवे स्टेशन, नहर आदि के भौगोलिक महत्व के स्थानों का अध्ययन होता है। तो दोस्तों आसपास के जितने भी यहाँ पे चीज़ें हैं जिसकी बात करें हम, जो भी फसलें
आसपास के स्थानीय क्षेत्रों की हैं, और कारखाने हैं, नदी हैं, रेलवे स्टेशन है, नहर। तो एक तरह से ये किस तरह से भौगोलिक दशाएं हैं और साथ ही किस तरह से भौगोलिक दशाओं से प्रभावित होते हैं और किस तरह से मानव जीवन को प्रभावित करते हैं, किस तरह से मानव जीवन से संबंधित है, इन सब विषय में शिक्षक अपने छात्रों का अधिगम कराता है। इन परिभ्रमणों से स्वयं छात्र चीज़ों को देखते हैं। इस विधि की सफलता के लिए यह आवश्यक है कि अध्यापक स्वयं पर्यटन प्रेमी, उत्साही तथा निर्भीक हो और छात्रों के निरीक्षण के पश्चात भौगोलिक सिद्धांतों को निकालने का आदेश दे। तो दोस्तों एक तरह से यहाँ पे जो शिक्षक है उसका बहुत बड़ा रोल है कि वो किस तरह से स्वयं भी पर्यटन के लिए उतना ही उत्साह रखता है, जिससे कि वो अपने छात्रों को प्रत्येक चीज़ों के विषय में अच्छे से जानकारी दे पाए और उत्साहवर्धन कर पाए। और साथ ही शिक्षक तथा छात्रों से सहयोग से ही यह विधि भूगोल शिक्षण में सफल हो सकती है। तो दोस्तों यहाँ पर एक क्षेत्र के विषय में शिक्षक अपने छात्रों को सही ढंग से जानकारी देता है और साथ ही उनके विषय में उन्हें जो भी अधिगम कार्य होता है उसको करवाता है, जिससे कि छात्रों का ज्ञान बढ़ता है। अब हम देखें यहाँ पर आपका हो गया भ्रमण विधि। भ्रमण विधि के बाद हम देखेंगे आपका वाद विवाद विधि। वाद विवाद विधि, तो दोस्तों भ्रमण विधि के विषय में समझ में आया कि किस तरह से, दोस्तों ये सारी चीज़ें तो एक तरह से हम डिस्कस तो कर ही रहे हैं, लेकिन इसमें आप जब भी आप अपने स्कूल के माध्यम से कभी टूर पर गए होंगे तो एक तरह से ये सारी चीज़ें आपने महसूस की होंगी कि किस तरह से वहाँ किसी भी पर्टिकुलर एरिया, अगर हम भूगोल शिक्षक के साथ जा रहे हैं तो वो पर्टिकुलर एरिया से संबंधित जो भी भौगोलिक दशाएं हैं, जो भी वहाँ कृषि व्यवसाय और जो भी उद्योग धंधे हैं, किस तरह से एक दूसरे से संबंधित हैं और किस तरह से एक दूसरे की निर्भरता से ही वो उन्नति की ओर अग्रसर होते हैं, इन सब चीज़ों के विषय में शिक्षक डिटेल से बताता है। अब हम देखें यहाँ पर वाद विवाद विधि, डिबेट मेथड। भूगोल शिक्षण में वाद विवाद की भी उपयोगिता है, क्योंकि वाद विवाद एक उभय पक्षीय मानसिक प्रक्रिया। इसमें कक्षा की 2 या 2 से अधिक छात्र किसी समस्या या प्रकरण पर विवादास्पद घटना का समुचित हल निकालने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों जो वाद विवाद विधि होती है, क्योंकि इसमें छात्रों का जो निर्देशन करता है वो शिक्षक करता है और शिक्षक उन्हें 2 अपोजिट प्रादेशिक क्षेत्र या फिर भौगोलिक दशाओं से परिचित कराता है और उनसे जो भी समस्याएं संबंधित होती हैं उसके विषय में निष्कर्ष निकालने के लिए वाद विवाद विधि का प्रयोग करता है, जिससे कि छात्रों का बौद्धिक विकास हो, तर्क शक्ति का विकास हो और साथ ही वो अपने मानसिक शक्ति का प्रयोग करके अपना सर्वांगीण विकास करें। तो एक तरह से जो वाद विवाद विधि होती है इसमें छात्रों के तर्क शक्ति का भी विकास होता है। तो दोस्तों यहाँ पर हम देख लें शिक्षा शब्दकोश में, ये आप याद कर लीजिएगा, वाद विवाद के अभिप्राय को स्पष्ट करते हुए लिखा गया है कि यहाँ से देखिए इन्वर्टेड कामा में है, वाद विवाद अंतर विद्यालय छात्र क्रिया अथवा कक्षांतर्गत तुलनात्मक और सार्वजनिक भाषण में औपचारिक प्रशिक्षण के रूप में प्रयुक्त मानकीकृत प्रक्रिया के रूप में समझ एक प्रश्न के उभय पक्षों पर तर्कों का औपचारिक प्रस्तुतिकरण है। तो दोस्तों ये आप याद कर लीजिएगा कि किस तरह से जो यहाँ पर जो वाद विवाद होता है एक तरह से सार्वजनिक भाषण के रूप में होता है और साथ ही यहाँ पर जो 2 छात्र आपस में वाद विवाद करते हैं वो एक दूसरे के विचारों को सुनते समझते हैं और एक दूसरे के विचारों को पर तर्क प्रस्तुत करते हैं, जिससे कि उनके तर्क शक्ति का भी विकास होता है। और एक तरह से ये एक औपचारिक प्रस्तुतिकरण होता है कि किस तरह से आप अपनी बातों को रख सकते हैं और साथ ही 2 अलग अलग भौगोलिक क्षेत्रों के विषय में किस तरह से आप कितना ज्ञान रखते हैं उसके विषय में छात्र वाद विवाद करते हैं। तो दोस्तों अब हम देखते हैं वाद विवाद विधि की विशेषताएं। यहाँ पे पहला पॉइंट है, इसमें छात्रों को अपने विचारों एवं दृष्टिकोणों को अभिव्यक्त करने की पूर्ण स्वतंत्रता रहती है, अतः इसमें छात्रों में स्वतंत्र चिंतन की आदत पड़ती है। तो दोस्तों ये केवल भूगोल शिक्षण की बात ना करके हम अगर अलग किसी विषय की बात करें तो वाद विवाद एक ऐसा टॉपिक आ जाता है जिसमें आप किसी भी पर्टिकुलर विषय पर अगर हम बात करें तो उसमें जो छात्र होते हैं वो अपनी तर्क शक्ति का विकास करते हैं कि किस तरह से सामने वाले से भी अच्छी तरीके से अपनी बातों को रखें और साथ ही जो भी समस्याएं हैं जिस विषय पे बात हो रही है उसको तर्क संगत रूप से सबके सामने प्रस्तुत करें।
तो एक तरह से यहाँ पर छात्र स्वतंत्र रूप से चिंतन भी करते हैं, ये आपका पहला पॉइंट हो गया। दूसरे में देखिए इसमें छात्रों में स्वस्थ प्रतिद्वंद्विता की भावना विकसित होती है। तो दोस्तों स्वस्थ प्रतिद्वंद्विता की भावना एक तरह से किस तरह से हम अपने खुद को दूसरों से, अपने बातों से, अपने तर्क के माध्यम से आगे करें, इस भावना का विकास होता है। नंबर 3 पे हम देखें, इसमें छात्र किसी प्रश्न या समस्या के पक्ष या विपक्ष में अपने विचार सशक्त एवं प्रभावपूर्ण ढंग से प्रस्तुत करने के लिए विषय वस्तु का अध्ययन करते हैं। इसमें छात्रों के बौद्धिक विकास होता है और तर्क शक्ति का भी विकास होता है। तो दोस्तों एक तरह से यहाँ पर हम देखें, जो भी छात्र होते हैं वो पक्ष और विपक्ष वो एक दूसरे से अपने विचारों को सशक्त करने की कोशिश करते हैं और साथ ही यहाँ पर विषय वस्तु का अध्ययन करते हैं और छात्र अपने बौद्धिक विकास और तर्क शक्ति का भी विकास करते हैं। किस तरह से जो भी टॉपिक है उस विषय में वो अधिक से अधिक अध्ययन करके उस विषय में अपने तर्क के माध्यम से विचार प्रस्तुत करते हैं, जिससे कि उनकी विचार शक्ति का भी विकास होता है उनमें और तर्क शक्ति का भी विकास होता है, उनकी बौद्धिक शक्ति बढ़ती है। और हम देखें नंबर 4 पॉइंट, इसमें छात्रों में भाषण देने, बोलने की क्षमता विकसित होती है और इससे छात्रों के झिझक समाप्त होती है। तो दोस्तों अगर हम बात करें आपके वाद विवाद की, तो दोस्तों जब आप कोई लैंग्वेज सीखते हैं तो उसमें भी आपको डिस्कशन के लिए इसीलिए कहा जाता है क्योंकि सर ये हमेशा बोलते हैं कि स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग, बोलना बोलने से आता है। तो यहाँ पर एक शिक्षक अपने छात्रों को वाद विवाद विधि के माध्यम से कहीं ना कहीं उनके अंदर तर्क शक्ति का विकास करना चाहता है, उनका बौद्धिक शक्ति का विकास करना चाहता है और साथ ही साथ वो किसी भी विषय में जो भी उस विषय से संबंधित समस्या उसके विषय में वो अधिक से अधिक अध्ययन करवाना चाहता है, अधिक से अधिक अधिगम करवाना चाहता है। तो इसलिए वाद विवाद विधि छात्रों के लिए एक उपयुक्त विधि है। नंबर 5 पर हम देखें, इसका शिक्षा के सभी स्तरों पर उपयोग किया जा सकता है परंतु उच्च शिक्षा स्तर पर इसकी अधिक उपयोगिता है। दोस्तों शिक्षा के सभी स्तर पर इसका उपयोग तो किया जाता है, लेकिन अगर हम बात करें अधिक उपयोगिता की तो ये उच्च कक्षा के छात्रों के लिए अधिक उपयुक्त होता है, क्योंकि यहाँ पर जो उच्च कक्षा के छात्र होते हैं उनकी बौद्धिक शक्ति का विकास हो जाता है और उनकी शारीरिक शक्ति, मानसिक शक्ति का विकास हो जाता है। एक तरह से वहाँ पर वो बहुत सारी अपने आसपास की चीज़ों को देख करके अपने जो भी शिक्षक हैं, अपनी जो भी पाठ्य पुस्तक है उससे बहुत सारे ज्ञान वो कलेक्ट कर लेते हैं। तो एक तरह से वो वाद विवाद में सक्षम रहते हैं, तो इसलिए ये उच्च कक्षा के लिए अधिक उपयुक्त भी रहती है। तो दोस्तों आशा करती हूँ कि आपको प्रादेशिक विधि, साथ ही भ्रमण विधि और वाद विवाद विधि के विषय में जो डिस्कशन था वो अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों एक लाइक करिएगा वीडियो को और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताइएगा कि हमारा ये प्रयास आपको कैसा लगता है। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए और इसी तरह से आप अपनी मेहनत जारी रखिए, अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, अपने आसपास सफाई रखिए। हमसे जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।